कभी सोचा है कि दुनिया में हो रहे बड़े बड़े बदलावों का असर सीधे हमारे घरों तक, हमारे रिश्तों तक कैसे पहुंचता है? आज हम इसी की गहराई में उतरेंगे। तो सवाल यह है कि ग्लोबल इकोनॉमी का एक आम भारतीय परिवार के डिनर टेबल से क्या लेना देना हो सकता है? सुनने में थोड़ा अजीब जरूर लगता है ना? पर इसका जवाब हमारे समाज के सबसे बड़े बदलावों में से एक की कहानी बताता है। चलिए देखते हैं। देखिए, ग्लोबलाइजेशन का मतलब सिर्फ ट्रेड या टेक्नोलॉजी नहीं है। नहीं, ये एक ऐसी पावरफुल फोर्स है जो भारतीय समाज के पूरे ताने बाने को, यहां तक कि हमारे परिवार की बुनियाद को हिला रही है, उसे एक नया आकार दे रही है। और ये बदलाव बहुत गहरा है। और इस बदलाव का सबसे बड़ा, सबसे साफ उदाहरण क्या है? हमारा जॉइंट फैमिली से न्यूक्लियर फैमिली की तरफ शिफ्ट होना। ये एक बहुत बड़ा परिवर्तन है। और चलिए देखते हैं कि आखिर ये हो कैसे रहा है। तो यहाँ ना दो अलग अलग दुनियाओं का जैसे टकराव हो रहा है। एक तरफ है हमारा पारंपरिक संयुक्त परिवार, जहां सब साथ रहते थे, सामूहिकता थी, जिम्मेदारियां बटी हुई थीं। और दूसरी तरफ है आज का मॉडर्न न्यूक्लियर परिवार, जो व्यक्तिगत स्वायत्तता, शहरी जीवन और अक्सर दोहरी आय की जरूरत पर चलता है। तो ये सिर्फ घर का आकार बदलना नहीं है, ये तो पूरे मूल्यों का, सोच का बदलाव है। तो आखिर ये शिफ्ट हो क्यों रहा है? इसके पीछे जो कारण है वो ज्यादातर आर्थिक हैं। सोचकर देखिए, तेजी से शहर बढ़ रहे हैं, लोग करियर के लिए छोटे शहरों से बड़े शहरों में आ रहे हैं, मिडिल क्लास बढ़ रही है, और सबसे जरूरी, वर्कफोर्स में महिलाओं की भागीदारी बढ़ गई है। आजकल के शहरों में तो घर चलाने के लिए दो लोगों का कमाना जरूरी सा हो गया है। इसलिए न्यूक्लियर फैमिली का मॉडल ज्यादा प्रैक्टिकल बन गया है। और इस पूरे बदलाव के केंद्र में है एक सांस्कृतिक बदलाव, जिसे कहते हैं इंडिविजुअलिज्म, यानी व्यक्तिवाद। अब इसका मतलब क्या है? ये एक ऐसी सोच है जहां एक व्यक्ति की आजादी और फैसलों को पूरे समूह या राज्य के कंट्रोल से ज्यादा अहमियत दी जाती है। ये मूल्य, जिसे वैश्विक संस्कृति ने काफी बढ़ावा दिया है, हमारे पारंपरिक भारतीय सामूहिकता से सीधे टकराता है, जहां परिवार की जरूरतें हमेशा व्यक्ति से ऊपर रखी जाती थीं। चलिए अब इस कहानी को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि जब परिवार का स्ट्रक्चर बदलता है ना, तो उसके अंदर पावर का बैलेंस भी बदलता है। पावर डायनामिक्स बदल जाती हैं। और ये बदलाव सबसे साफ दिखता है महिलाओं की भूमिका में। ये उदाहरण इस बात को बिल्कुल साफ कर देता है। सुनिए, महिलाओं के वित्तीय स्वतंत्रता ने उन्हें घरेलू निर्णय लेने में एक अधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए सशक्त बनाया है। उन पितृसत्तात्मक मानदंडों को चुनौती देते हुए जिन्होंने ऐतिहासिक रूप से महिलाओं को घरेलू भूमिकाओं तक सीमित रखा था। तो पॉइंट साफ है, जैसे ही आर्थिक शक्ति हाथ में आती है, वो सामाजिक शक्ति में बदल जाती है। और ये प्रक्रिया, ये जो चेन है, कुछ इस तरह काम करती है। देखिए, सबसे पहले महिलाओं को शिक्षा और रोजगार के बेहतर मौके मिलते हैं। इससे वो आर्थिक रूप से स्वतंत्र होती हैं। फिर इस वित्तीय स्वतंत्रता के कारण घर के बड़े फैसलों में उनकी भागीदारी बढ़ती है। और इसका नतीजा, परिवार का ढांचा ज्यादा इगैलिटेरियन यानी बराबरी वाला हो जाता है। ये एक सीधी लेकिन बहुत शक्तिशाली श्रृंखला है। लेकिन ये सारे बदलाव बिना तनाव के नहीं आते। वही व्यक्तिवाद जिसका हमने जिक्र किया, जो लोगों को स्वायत्तता देता है, वही परिवार के अंदर एक और बहुत बड़ी दरार पैदा करता है। और ये तनाव सबसे ज्यादा उभर कर सामने आता है एक पिता और पुत्र के रिश्ते में। एक ऐसी पीढ़ीगत दरार जो साफ दिखाई देती है। सद्गुरु इस संघर्ष को एक बिल्कुल अलग, एक बहुत ही दिलचस्प नजरिए से देखते हैं। वो कहते हैं, समस्या पिता और पुत्र के बारे में नहीं है, समस्या दो आदमियों की है जो एक ही जगह साझा करने की कोशिश कर रहे हैं। अब यह बहुत ही मौलिक बात है। ये इस पूरे रिश्ते को अधिकार और क्षेत्र के एक प्राकृतिक तनाव के रूप में प्रस्तुत करता है। मतलब जब एक बेटा बड़ा होकर एक आदमी बनता है, तो उस जगह में, उस घर में एक स्वाभाविक शक्ति संघर्ष शुरू हो जाता है। एक ऐसा स्पेस जहां अब तक पिता का ही प्रभुत्व रहा था। बेटा अपनी पहचान बनाना चाहता है, और पिता के लिए अपनी पकड़ छोड़ना आसान नहीं होता। ये जो मनोवैज्ञानिक गतिशीलता है, ये कई घरों में तनाव का एक बहुत बड़ा कारण बनती है। और इस तनाव के पीछे सिर्फ एक नहीं बल्कि कई वजहें होती हैं। शक्ति और नियंत्रण को लेकर लड़ाई, मूल्यों और तरीकों में पीढ़ीगत अंतर, बातचीत की कमी, और कभी-कभी बाहर का दबाव जैसे काम का तनाव, वो भी घर पर निराशा के रूप में निकलता है। ये सब मिलकर एक जटिल और अक्सर दर्दनाक स्थिति बनाते हैं। अब एक हालिया अध्ययन इस पूरी चर्चा में एक और परत जोड़ता है। ये माता-पिता की ईर्ष्या में एक प्रमुख लैंगिक अंतर को उजागर करता है।
पुरुष काफी उच्च स्तर की दुर्भावनात्मक ईर्ष्या की रिपोर्ट करते हैं। ये वैसी ईर्ष्या है जिसमें किसी की सफलता पर खुशी के बजाय शत्रुता का भाव होता है। अध्ययन बताता है कि पिता अपने बेटों की सफलता पर ऐसा महसूस कर सकते हैं और इसके पीछे अक्सर सामाजिक दबाव और अपनी विरासत की चिंता होती है। सद्गुरु एक और जटिल पहलू की ओर इशारा करते हैं। घर में एक प्रमुख महिला होती है। पिता के लिए वो उनकी पत्नी है, बेटे के लिए वो उसकी माँ है। ये साझा रिश्ता जहां दोनों पुरुष एक ही महिला से अलग अलग तरीकों से जुड़े होते हैं, अनकहे तनाव का एक और स्रोत बन सकता है, जिससे उनकी गतिशीलता और भी जटिल हो जाती है। तो इन सभी बदलावों, तनावों और अवसरों को मिलाकर भारतीय परिवार का एक नया खाका उभर रहा है। ये कैसा दिखता है? ये समझ लीजिए एक नया सौदा है। एक तरफ हमने व्यक्तिगत विकास, स्वायत्तता और अधिक लैंगिक समानता हासिल की है। महिलाओं के लिए नए अवसर खुले हैं। लेकिन दूसरी तरफ पारंपरिक सहायता प्रणालियां, जैसे कि बुजुर्गों की देखभाल, पीढ़ी दर पीढ़ी के बंधन और पारिवारिक एकजुटता चुनौती का सामना कर रही हैं। तो ये एक संतुलनकारी कार्य है जिसमें फायदे और नुकसान दोनों हैं। और यहीं आकर हम एक आखिरी लेकिन बहुत जरूरी सवाल पर रुकते हैं। जैसे जैसे भारत परिवार को फिर से परिभाषित कर रहा है, वो कौन से मूल्य हैं जिन्हें वो अपने साथ आगे ले जाना चाहेगा? क्या हम परंपरा और आधुनिकता के बीच एक सही संतुलन ढूंढ पाएंगे? ये सवाल हम सबके लिए है, क्योंकि हम सभी इस महान भारतीय पारिवारिक बदलाव का हिस्सा है।